नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज चर्चा का विषय है कि क्यों हरियाणवी पढ़ाई में पिछड़ रहे। ये वही हरियाणवी है जिन्होंने झंडे गाड़े, खेल में पूरी दुनिया में परचम लहराया, और कहां जब हम देखते हैं तो तमाम सारी जगह पे हरियाणवी किस तरीके से आगे दिखाई देते हैं, भारत का झंडा तिरंगा थामे हुए। वही हरियाणवी, आखिर क्या वजह है कि हरियाणा की शिक्षा में क्या ऐसा हो गया कि वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। और जिस तरीके से रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के बाद कि पिछले साल के मुकाबले 5.5% से अधिक नीचे चला गया है, तो यह अपने आप में चिंताजनक है। 81-81.5% का रिजल्ट आया है, और इस स्थिति में यदि देखते हैं तो चिंताजनक की स्थिति आती है। और यदि सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो वहां 80%, 80.5% का रिजल्ट है। और प्राइवेट यदि उसका देखते हैं तो वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, वो भी 83% का रिजल्ट। और यदि हम देखते हैं स्वयं पाठियों की स्थिति क्या है, तो उस स्थिति में तो और बुरी स्थिति हो जाती है, 52% से कुछ अधिक का रिजल्ट। आप कल्पना करिए कि आखिर इतनी यदि खराब शिक्षा की स्थिति होगी तो हरियाणवी कहां जाएंगे, कहां नौकरी मांगेंगे, कहां क्या करेंगे। ये चिंता का विषय होना चाहिए सभी दलों के लिए, सरकार के लिए, सभी उन सारे सामाजिक लोगों के लिए जो हरियाणा के लिए सोचते हैं। हम चूंकि चिंता करते हैं इसलिए इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ इस चर्चा में जो लोग शामिल हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से केवल ढीगरा साहब हैं। हमारे साथ में इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जो है ओंकार सिंह जी है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से मेहर सिंह जी है, और कुछ और जुड़ेंगे लोग। जब अभी हम शुरुआत मेहर जी से ही करते हैं। मेहर जी, दिल्ली में आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजों को लेकर के जो पूरी लड़ाई लड़ी, और आज हरियाणा में आप लोग सक्रिय हो रहे हैं, नई राजनीति की बात कर रहे हैं, तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। तो ये शिक्षा की स्थिति आखिर क्यों ऐसी हुई है, और इसको कैसे सुधारा जाए, और कैसे जो दिल्ली कहती है उस तरह से कैसे हरियाणा में सुधार। जी मेयर जी। हाँ जी, धन्यवाद जी, आपने अच्छी इंट्रोडक्शन दी और आपने हमें बुलाया। और मैं अपने विचार इस तरह से कुछ रखना चाहता हूँ कि सीधा सब्जेक्ट पर आते हुए मैं ये कहूँगा कि हरियाणा में जो स्थिति खराब है उसका एक मुख्य कारण तो ये है कि जो अध्यापक हैं उनको तरह तरह की ड्यूटियाँ दी जाती हैं। ऐसी ड्यूटियाँ भी दी जाती हैं, चाहे वो इलेक्शन की हों, सेंसस की हों, और भी कई तरह की, जैसे ड्रॉप आउट कितने हैं उनके घर जाइए, उनको मनाइए, ये सब चीज़ें चल रही हैं। और बहुत सारे काम है और वो कागजों में ही लगे नजर आते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये मैं एक स्कूल में जो जिसमें मैंने 10वीं की थी उस स्कूल में मैं लगातार जाता रहता हूँ, और वहाँ भी देखा है मैंने और स्कूलों में भी देखा है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट भी रहता है। अब दिल्ली में जैसे है 89% रिजल्ट आया है, उससे ऊपर ही आया है, और दिल्ली में पिछली बार 92% कुछ इस तरह से आया था, और प्राइवेट से बेहतर रिजल्ट आते हैं वहाँ। उसका कारण ये है कि तो टीचर्स जैसे जैसे स्कूल में रख रखाव होता है, अब प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो सफेदी करवानी हो, चाहे वो बिल्डिंग बनवानी हो, चाहे कुछ करना हो। लेकिन दिल्ली में हमने क्या किया, स्टेट ऑफिसर नियुक्त किए हैं, वो ये सारे रख रखाव के काम, कंस्ट्रक्शन के काम, प्रिंसिपल पढ़ाई पे ध्यान दे सके। दूसरा, प्रिंसिपल को हमने वहाँ दिल्ली में मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी है कि भाई किस तरह से एजुकेशन को मैनेज करते हैं। देखो, पढ़ाना एक अलग चीज है, लेकिन मैनेज करना एक दूसरी चीज है, उसको प्रबंध करना एक अलग चीज है। कोई टीचर्स अगर ठीक से सीरियसली नहीं काम को अपने को ले रहा, उसको किस तरह से मनाया जाए, किस तरह से उसको प्रोत्साहित किया जाए, और किस तरह से उसको ठीक किया जाए अगर वो बिल्कुल ही सुधर नहीं रहा तो। ये सब चीजें यहाँ हरियाणा में प्रिंसिपल्स वगैरह को कोई नॉलेज नहीं है इन बातों। उनको सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, उनको टीचर साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती। दूसरी बात, जो टेबलेट दिए हैं
ये टेबलेट बहुत खतरनाक हैं। इसमें क्या हुआ है, वो टेबलेट लेके घर ले जाते हैं, जब घर जाते हैं तो घर पे ही टेबलेट जाती है, और बच्चे पढ़ाई के सिवाय अलावा बहुत कुछ देखते हैं उसमें, क्योंकि उसमें देखने का प्रोविजन है। और मुझे लगता है मेहर जी का नेटवर्क कुछ समस्या कर रहा है। टीचर कितना भी डांट ले, टीचर कितना भी डांट जी ले, मेहर जी, तो बोलिए वो अटेंशन नहीं पे नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों की जो टेबलेट वगैरह देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं और मोबाइल पे लगे रहते हैं, इंटरनेट पे, उनका अटेंशन 5 मिनट से ज्यादा आप अपनी तरफ नहीं आकर्षित कर सकते। तो ये टेबलेट बहुत डेंजरस है। जो स्मार्ट बोर्ड था वो काफी ठीक ठाक था, स्मार्ट बोर्ड में कंट्रोल टीचर के पास था, टेबलेट में कंट्रोल बच्चे के पास चला गया। और ये उम्र जो होती है, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये जो उम्र है किशोर अवस्था, इसमें बच्चे बहुत ही विचलित रहते हैं और बहुत ही उतार चढ़ाव उनके तनाव के रहते हैं। तो उसको देखते हुए ये बहुत ही गलत है जो टेबलेट का डिसीजन लिया गया। पिछली डिबेट में भी मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि इसका एक ही कारण है कि कमीशन खाना और टेबलेट बांटना। और दूसरी बात, जो मैंने अदर ड्यूटी की बात की, टेबलेट की बात की, मैनेजमेंट की बात की, और जो एक, हालांकि ये बड़ा आरटीई जो एक्ट है उसमें ये नॉन फेलर पॉलिसी है, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली लागू कर दिया गया है और कुछ स्टेट्स में इसको रिलैक्स भी किया गया है। मेरे ख्याल में ये भी जिम्मेदार है। अब पहली में ठीक से नहीं पढ़ा, दूसरी में नहीं पढ़ा, तो जाके 7वीं 8वीं में कैसे सीख लेगा वो बच्चा। तो उसको रिपीट करना है, और रिपीट नहीं करना तो कम से कम उसका कोई क्रैश कोर्स का प्रोविजन होना चाहिए, समर का कोर्स होना चाहिए, जिससे वो, भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड में जब तक वो नहीं करते हैं तब तक उनको ऊपर ले जाइए ऊपर, लेकिन उनको जैसे दिल्ली में किया है, उनको एक्स्ट्रा कोचिंग कीजिए, एक्स्ट्रा उनको इनपुट दीजिए और स्पेशल टेंशन दीजिए उनको, और स्पेशल हो सके तो सिंपल किताबें भी उनके लिए अरेंज कीजिए। तीसरा जो आपने देखा है, किताबों का एनसीईआरटी को छोड़ के बाकी किताबों का अभी बिजनेस बनाया हुआ है, वो भी एक कारण है। और जो सबसे बड़ा एक कारण है, जैसे एक क्लास है उसमें एक टीचर बड़ा अच्छा पढ़ाता है, लेकिन दूसरे 2 टीचर बिल्कुल नहीं ठीक सीरियसली लेते उस बात को, तो उसकी वजह से अच्छा पढ़ाने वाले का भी रिजल्ट खराब हो जाता है। तो कोई इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव नहीं चलिए है। मेयर जी फिर आता हूं आपके पास। हमारे साथ में चूंकि और भी लोग हैं तो फिर दूसरे दौर पे आता हूं। ओंकार जी से जानना चाहूंगा कि आप हरियाणा में है, जमीनी तौर पे किसान से जुड़ी हुई आपकी पार्टी है, और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का सबसे जो बड़ा साधन होता है वो सरकारी स्कूल होते हैं, और सरकारी स्कूलों का रिजल्ट सबसे खराब है। हरियाणा के इतिहास में इतना खराब रिजल्ट पहले नहीं रहे। तो जो 2 दशक से मैं देख रहा हूं, तो 2 दशक की बात मैं करता हूं जिसमें आपकी भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी रही है और भाजपा की भी है, जेजेपी भी उसमें शामिल है। तो ऐसी स्थिति में जब इतनी खराब है तो क्या ग्रामीण भारत का, ग्रामीण हरियाणा का बच्चा अब पढ़ नहीं पाएगा सही से, और यह स्थिति होगी? क्या कारण है? क्या शिक्षा में राजनीति का इंटर हो गया है या कोई और वजह है? क्या ऐसी वजह है जिनके कारण यह स्थिति हो रही है, और इसे कैसे सुधारा जाए, कैसे इसके लिए संजीदा हुआ जाए? जी ओंकार। अजय जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस समय में ये इशू उठाया, क्योंकि नया सेशन शुरू होने जा रहा है स्कूलों का, और बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है, क्योंकि इस इशू से हमारे बच्चों का भविष्य डिपेंड करता है, और बच्चों का भविष्य भी ऐसे डिपेंड करता है कि हमारे भारत का और हरियाणा का भविष्य भी इन बच्चों के ऊपर डिपेंड है। अगर हम पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, अनपढ़ रहेगा इंडिया तो सवाल क्या करेगा इंडिया। मेन तो पॉइंट यहाँ पे आता है। आपने 2 प्रश्न पूछे मुख्य रूप से, एक तो खेलों में हम अव्वल दर्जे पर पहुंच गए, दूसरा पढ़ाई में हम फिसड्डी हो गए। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है सरकार की नीति। सरकार क्या नीति लेके आती है जिससे बच्चे प्रोत्साहित होते हैं या हतोत्साहित होते हैं। खिलाड़ी की अगर बात करें तो खेलों के मामले में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, जब इनालो का शासनकाल था, ऐसी नीति लेके आए कि 1 करोड़ रुपए ओलंपियन को उस टाइम घोषणा करी थी उन्होंने। उस नीति के तहत बच्चों में प्रोत्साहन हुआ कि हम खेलों में आगे जाएं। उसका मुख्य कारण यह था कि क्योंकि एजुकेशन में इतना हाई लेवल स्तर नहीं है, आगे स्टेटस नहीं मिल पाता, लेकिन एक खिलाड़ी जो मेहनत करके गोल्ड मेडल ले आता है उसको 1 करोड़ रुपए प्लस पद भी मिल जाता है और गस्टेड पद भी मिलता है। ये चीजें देखते हुए वो जो नीति थी खेल नीति,
2000 की नीति जो चौटाला साहब ने बनाई थी, उस नीति के तहत हम खेलों में तो बहुत आगे निकल गए। इसी का अनुसरण करते हुए एजुकेशन के लिए भी चौटाला साहब ने उस वक्त 134A का नियम बनाया था। उस 134A में गरीब के बच्चे 5 स्कूलों की प्रेफरेंस देते थे, किसी भी 5 स्कूलों की, चाहे वो घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, चाहे 20 किलोमीटर की दूरी पे है, 5 स्कूलों की प्रेफरेंस देते थे। उसमें से टेस्ट देकर जो बच्चा क्लियर करता था, उसको उन 5 स्कूलों में से एक स्कूल में एडमिशन मिलती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस सरकार की नीति क्या है? इन्होंने 134 समाप्त कर दिया, उसकी जगह ले आए RTE। बहुत महत्वपूर्ण बात है अजय जी, आपको ध्यान से, जनता भी सुनेगी इसमें। RTE में क्या है? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे कवर हैं। आप ये बताइए, जो 16 वर्ष का बच्चा है वो कहां जाए? क्या उसको एजुकेशन का अधिकार नहीं है? बहुत अजीब सी बात है। और दूसरी बात, RTE में एक सेक्शन लगा दिया गया, एक दायरा लगा दिया गया कि आपके बच्चे के घर के 1 किलोमीटर के अंदर में जो भी स्कूल होगा, आपको एडमिशन उसी में मिलेगी। अब मान लीजिए 1 किलोमीटर के दायरे में एक ऐसा स्कूल है जो बिल्कुल ही मतलब 3rd स्तर का भी, उससे भी नीचे है, या फिर ऐसा सरकारी स्कूल है जहां अध्यापक भी नहीं है, तो बच्चा कहां जाएगा? उसी स्कूल में जाएगा, RTE में। तीसरी बात, इन्होंने एक योजना शुरू करी, मैं सरकार की नीति बता रहा हूं। बीजेपी की नीति क्या है? इनकी नीति ये है, अनपढ़ रहेगा इंडिया तो क्वेश्चन नहीं करेगा इंडिया। वो डिग्री नहीं पूछेगा प्रधानमंत्री की। अगर अनपढ़ रहेगा, उसमें इतनी काबिलियत नहीं आएगी कि वो पूछ सके कि प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं या कोई मंत्री कितना पढ़ा लिखा है। एक इन्होंने योजना लेके आए, चिराग योजना। आप देखिए कैसी है चिराग योजना। उस योजना के तहत गरीब का बच्चा अगर सरकारी मॉडल स्कूल में पढ़ेगा तो उसको 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी, लेकिन वही बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो सरकार 1100 रुपए देगी। देखिए कहां अंतर आ गया। 500 रुपए तो गरीब का बच्चा देगा और 1100 रुपए सरकार देगी। ये उल्टी गंगा पहाड़ को चढ़ा रहे हैं। कैसी अजीब बात है। पता नहीं कैसे नीति निर्धारण करने वाले और कैसे नीति लागू करने वाले दोनों ही है ना जी। और दोनों के दिमाग में क्या पत्थर पड़ गए। ये क्या चाहते हैं, अब ये मैं बताना चाहता हूं। ये चाहते हैं कि हरियाणा में सरकारी स्कूल धीरे धीरे क्लोज हो जाए और निजी स्कूल धीरे धीरे बढ़ जाए। इसका मैं बहुत बढ़िया उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने RTI में ये एक्ट में ये पूछा कि किस किस मंत्री ने किस किस संस्था को अपने स्वैच्छिक अनुदान में से, मैं अजय जी आपको बताना चाहता हूं, एक मंत्री को 1 साल में 7 करोड़ रुपए स्वैच्छिक अनुदान होता है। मैंने पूछा किस किस मंत्री ने किस किस स्कूल को ये अनुदान दिया 1 साल में। मैं हैरान हो गया। मैं अंबाला का रहने वाला हूं। यहां पे मैंने देखा कि निजी स्कूल और निजी कॉलेज को मंत्री महोदय हर साल 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख दे आते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि उनके डिस्क्रिशनरी फंड में से किसी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग ठीक हो जाए, किसी सरकारी स्कूल के बेंच ठीक हो जाए। ये कोशिश नहीं करी। मतलब इनकी मेंटालिटी क्या है? ये निजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं। आज अगर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की स्थिति देखें तो अध्यापक पूरे नहीं है। कई ऐसे स्कूल हैं जहां पे एक अध्यापक 4-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। क्यों नहीं है अध्यापक पूरे? और एक तरफ अगर हम दिल्ली या चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों की इनसे कंपैरिटिव देखें तो वहां पे एडमिशन नहीं मिलती है। आप चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा के दिखा दीजिए बच्चे को, और वहां पे स्टेटस सिंबल है कि बच्चा कहां पढ़ रहा है इस वक्त। स्टेटस सिंबल है। अगर सरकारी स्कूल में या सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाती है तो वो एक स्टेटस सिंबल है। लेकिन हरियाणा में स्टेटस सिंबल क्या है? अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। वो सोचा जाता है कि ये सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो अनपढ़ ही होगा, ये नालायक बच्चा होगा। ये एक मेंटालिटी बन चुकी है। इसको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ के जितने भी नेता हैं उनके बच्चे अगर आप देख लीजिए, हमारे तो बच्चे, चलो मेरी तो एज होगी, हमारे तो बच्चे उस टाइम में बहुत छोटे से स्कूलों में पढ़े। आज अगर किसी भी स्कूल के अधिकारी का, प्रिंसिपल का, BDE का और या डेवलपमेंट DEO का, इनका बच्चा देख लीजिए, ये सारे के सारे बड़ी अच्छी संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे। क्यों? कारण ये है क्योंकि सरकार चाहती नहीं है। सरकार चाहती नहीं है सरकारी स्कूल अपग्रेड हो। अगर सरकार चाहे, मैं अजय जी 1 मिनट में अपनी बात को इंक्लूड करूंगा। अगर सरकार चाहे कि सरकारी स्कूलों को बढ़ावा मिले तो इसके लिए सबसे पहले तो इनको ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग चाहे अच्छी ना हो, कोई जरूरी नहीं है, एजुकेशन का लेवल अच्छा होना चाहिए। प्रत्येक सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं वो तनख्वाह तो पाते हैं 60-60 हजार, 70-70 हजार रुपए, लेकिन उनकी एजुकेशन का स्तर ठीक नहीं है क्योंकि वो
चमचागिरी करके भर्ती हो जाती हैं। और एक बहुत ठीक महत्वपूर्ण है। बात बताने जा रहा हूँ। सरकार ने ओंकार जी फिर आता हूं आपके पास। चूंकि जी समय की भी सीमा है, मैं केवल जी के पास जाता हूं। केवल जी, पूरी दुनिया में इस बात की सराहना हुई जब आरटीई लागू की कांग्रेस सरकार के समय में, और निश्चित रूप से शिक्षा का अधिकार एक सबसे बेहतरीन प्रयास था और वो होना चाहिए। तो ये एक अच्छा सा प्रयास आपने किया था, लेकिन जिस तरह से आज शिक्षा की स्थिति हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, कई जो अपने प्रवक्ताओं ने इस बात को लेके कहा कि उसमें आरटीई भी कई मामलों में दोषी। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो स्थितियां हैं, जो रिजल्ट आए हैं, उसे कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि शिक्षा में भी राजनीति का इंटर हो गया है, इस कारण से यह स्थिति है? जी केवल जी। जी देखिए अजय जी, असल में नियत की बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए, अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं और हम एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, तो वो रियल मायने में एजुकेशन को बढ़ावा देना ही असल में मायना होता है। जहां तक हरियाणा की जो अब सरकार है, इसका सवाल है, आप देखिए कि लगातार टीचर्स कम हो रहे हैं, भर्ती हो नहीं पा रही है। आज कंट्रेक्चुअल टीचर्स अपना भविष्य तलाश रहे हैं, वो सड़कों पर बैठे हैं और नई भर्ती हुई नहीं। और जिस तरीके से आप स्कूलों की दशा देखिए, हमारे हरियाणा के अंदर करीब 14,000 स्कूल जो है सरकारी स्कूल है, और जिनको करीबन करीबन 4,800 और कुछ और स्कूल मिलाकर करीबन 5,000 स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और संख्या ही जब कम कर देंगे हम स्कूलों की, तो आप बताएं कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अगर सोच नहीं होगी तो काम किस तरह से होगा? आज हम स्कूलों को समावेश कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर, और उसमें करीबन 5,000 स्कूल ही अगर कम हो गए तो वो करीब 9,000 के करीब स्कूल ही रह गए। तो आप फिर उसके बाद रिजल्ट की बात भी सोचे कि रिजल्ट कैसे आएगा। जब आप बच्चे को पढ़ाना नहीं चाह रहे, जब आप टीचर नहीं देना चाह रहे, जब आपके टीचर जो है वो कम हो रहे हैं, आप एक साइंस की लाइन का टीचर है, उसको आप हिंदी पढ़ाने के लिए लगा देंगे, तो नेचुरली है कि उसका रिजल्ट कम आएगा। अगर मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर को आप इंग्लिश पढ़ाने की बात कर देंगे, तो वो नेचुरली है कि रिजल्ट कम आएगा। ऐसी स्थिति जो हरियाणा में हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि टीचर्स की भर्ती नहीं हो पा रही। अगर हमारे पास एक स्कूल है, उसके अंदर टीचर भी कम है और बच्चे भी कम है, तो उस स्कूल को दूसरे स्कूल के अंदर समावेश किया जा रहा है, और उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास टीचर जो है ऑलरेडी कम है, तो सब्जेक्ट वाइज आपको दिक्कत आ रही है। जब सब्जेक्ट ही के टीचर ही नहीं है आपके पास, आप भर्ती कर नहीं रहे, तो ये सबसे बड़ी बात है जो दिक्कत आ रही है। लेकिन एक मैं आपको कहना चाहूंगा, दिल्ली मॉडल जो पेश किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि हमने स्कूलों में बड़ा विस्तार किया है, तो मैं थोड़ा सा इस मामले में एक बात कहना चाहूंगा। आपने भी इनकी सराहना की है, और मैं सराहना ये कर देता हूँ, इन्होंने पेंट पॉलिश और जो उसका कायाकल्प है वो तो ठीक है, इन्होंने किया है दिल्ली के अंदर। लेकिन वहां क्या है, एक भी नया स्कूल आज तक दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार के अंदर नया नहीं बना। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, दिल्ली की मेरे थोड़ी सी नॉलेज है इसलिए बता रहा हूँ, 8 महाविद्यालय जो है शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी, जिनके प्लॉट पड़े हैं, एक पे भी अभी तक ईंट नहीं लगी है, वो एज इट इज पड़े। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा। मैं मेहर जी के खिलाफ नहीं हूँ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ जो स्कूलों के बारे में बहुत बढ़ चढ़ करके बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे कोई शिक्षा में कोई विस्तार नहीं हुआ है। और मैं उस विस्तार की जहां बात कर रहा हूँ, वहां ठीक है कि दिल्ली के अंदर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, स्कूलों में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल ले लो चाहे सरकारी स्कूल ले लो, बच्चे ज्यादा है, स्कूल कम है। 8 महाविद्यालय शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी, जो प्लॉट है एक भी नहीं बना, वो एज इट इज पड़े हैं जब से ये सरकार आई है। इनको चाहिए था वो कम से कम जो 8 महाविद्यालय बड़े जिनके प्लॉट पड़े हैं वो तो बना देते, तब तो आप कहते कि हमने ये बनाए। आप जो पहले शीला दीक्षित जी के टाइम के स्कूल बने हुए हैं उनको ही रेनोवेट करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत काम करने की दिल्ली में भी अभी जरूरत है, क्योंकि अगर एडमिशन कराने जाए तो दिल्ली में आप बड़े से बड़े एजुकेशन मिनिस्टर भी हाथ खड़ा कर देगा, एडमिशन नहीं हो पाता। अच्छा, अब दूसरी बात पे आए,
हरियाणा के अंदर दयनीय स्थिति है। हमारे पास लैंड है, लैंड बैंक है, स्कूल है, बच्चे हैं, लेकिन हम उनको पढ़ाते नहीं। अगर इलाहाबाद का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं और एक साउथ इंडिया का भी उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पे एक सिस्टम बनाया गया था सरकार के द्वारा ही या उस समय के द्वारा, टाइम के द्वारा, कि सरकारी ये जो आईएएस अफसरों के बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए। जब आप आईएएस अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे तो आप से ये समझ लीजिए स्कूलों का विस्तार ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। उसका रीजन बताता हूं। फिर एक आईएएस अफसर के बच्चे को ये समझ में आ जाएगी कि मेरा बच्चा अगर सरकारी स्कूल में मैंडेटरी पढ़ने के लिए तैयार है तो उस स्कूलों की कायाकल्प करना हमें जरूरी है। आप ये समझिए वो जो साउथ इंडिया में जो रूल बना था, आप वहां लिटरेसी रेट देखिए। लिटरेसी रेट में जो साउथ इंडिया है हमारा, वो बहुत ही ऊपर। आप ये देखिए वहां पे एजुकेशन लेवल में सबसे ऊपर। नहीं, आप इसको तो सही कह रहे हैं। देखिए केरल का जो रिजल्ट है वो सबसे शानदार रिजल्ट है पूरे हिंदुस्तान में। दिल्ली का रिजल्ट उस मुकाबले बहुत नीचे है और जो दिल्ली से अपेक्षा थी उस ढंग से रिजल्ट नहीं आया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में भी डिक्रीज हुआ है, तो ये एक दुखद स्थिति है दिल्ली की भी, जहां पर मॉडल दिखाया जाता है ये। चलिए मैं इस पे अब आगे बात कर लेता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं एसपी भाटिया साहब, और ये एजुकेशन पे काफी जो है एक्टिव रहते हैं, उनसे इसको जान लेते हैं कि भाटिया साहब, जिस तरीके से हरियाणा का रिजल्ट डाउन गया है, जिस तरीके से बच्चे लगातार नीचे आ रहे हैं, तो ये चिंताजनक है। और यह स्थिति हो तो वैसे में आप इसे कैसे देखते हैं और क्या जानते हैं, क्या ये राजनीति का शिकार हो रही है शिक्षा, या कुछ और है, या व्यवस्थाएं नहीं है, क्या कारण? जी जी भाटिया बिल्कुल साहब सुन पा रहे दुरुस्त फरमाया आपने। हाँ जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी नमस्कार। आज आपने फिर मेरे को बोलने का एक अवसर दिया है और मैं अजय भाई आपको ये स्पष्ट बता देना चाह रहा हूं कि आज की जो हमारी सरकार है, ये किसी भी क्षेत्र में ले लें, ये खुद को दावा करते हैं कि हम नंबर 1 हैं, लेकिन धरातल पर अगर आप सच्चाई पर अगर जाएं तो देखें ये बिल्कुल कोसों से दूर है। दूर के ढोल सुहावने हैं। जो व्यवस्था होनी चाहिए ये वो व्यवस्था दे नहीं पा रहे हैं बच्चों को। जो होना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा। अभी लास्ट टाइम आपने जो विषय रखा था टैब फ्री देने का, आप उसी को ले लें। वो टैब कब दिए गए? जब 3 महीने रह गए थे परीक्षा होने में। उनको इंटरनेट का कनेक्शन उससे भी लेट मिला। तब तक बच्चों ने अपना ही टैब जो है अपने कनेक्शन पर चलाए। लेकिन बाद में जब आज रिजल्ट आया तो हम देख रहे हैं कि वो देखिए जी दूसरे राज्यों से भी नीचे जा रहा है। तो आज हर व्यवस्था जो है हरियाणा सरकार की धीरे धीरे नंबर 1 होती जा रही है कि वो हर व्यवस्था नीचे जा रही है। उसका फार्मूला जो है वो सफल नहीं हो पा रहा। आप टीचरों को ले लें, टीचर कितने गिनती में है भाई। आप चपड़ासी ले लें, चपड़ासी नहीं है। जिन सब्जेक्टों में बच्चे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, वहां प्रैक्टिकल करवाने के लिए नहीं है, लैब नहीं है, कोई संसाधन नहीं है। तो भाई ये सरकार जो दावे कहती कुछ है और करती कुछ है। करनी और कथनी में दोनों में अंतर है। बिल्कुल ये स्पष्ट सी बात है। इस बात को समझना होगा। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए दावे किए जाए, ये बात बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। धन्यवाद। जैसा एक चीज कही जाती है कि शिक्षा को शिक्षा रहने दीजिए, शिक्षा में राजनीति मत कीजिए, तो निश्चित रूप से उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसी को लेकर के मैं जो है आता हूं मेहर सिंह जी के पास। मेहर जी, जिस तरीके से सारी स्थितियां हैं, आपने भी बताया, ओंकार जी ने भी बताया, केवल जी ने भी बताया, और ढींगरा जो भाटिया साहब भी हैं उसको बता रहे हैं, तो जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और जब हालात चिंताजनक हो, उस स्थिति में सरकार को कैसे चेतना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके लिए विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर आपसे चाहूंगा।
जल्दी से एक कमेंट दें जी। हाँ जी, जो भूमिका विपक्ष की है वो होनी चाहिए कि वो शिक्षा की बात करे, और जो आम आदमी पार्टी करती भी है। तो ढींगरा जी ने कुछ दिल्ली के बारे में बोला था कि भाई शीला दीक्षित जी 8 कॉलेज छोड़ के गई, फिर कहने लगे 8 मैदान छोड़ के गई, जगह छोड़ के गई। आपको मालूम है जब शीला जी थे तो वहां पर सेंटर में राज किसका था? कांग्रेस का। आज वहां राज किसका है सेंटर में? आज राज है बीजेपी का। और वो लैंड और ये जो लॉ एंड ऑर्डर है और पुलिस, ये तीनों दिल्ली के अंडर है, केंद्रीय सरकार के अंडर है। अब इन स्थितियों में, अब जब आप स्कूल की बात कर रहे थे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट डीडीए लैंड नहीं देगा तो फिर आप कैसे कहाँ स्कूल बनाएंगे? और जहां तक प्रगति की बात है, हमने फिर भी क्या किया, उन्हीं स्कूल में जो जगह थी क्लासरूम इतने बढ़ा दिए, क्लासरूम इतने बढ़िया बना दिए और टीचर्स को इतना अच्छा ट्रेनिंग दे दिया। अब जहां तक एडमिशन की बात इन्होंने की ढींगरा जी ने, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एडमिशन, मैं दिल्ली में, मेरा परिवार दिल्ली में रहता है और मैं यहाँ गरौंडा में रहता हूँ, करनाल में। और मैंने अपने जो काम करने वाले हैं घर में इधर उधर जो हमारे संपर्क में हैं, उनके बच्चों के एडमिशन कराया। कोई बात ही नहीं है। आप जिसका एडमिशन कहते हो, मैं सरकारी स्कूल में सिर्फ कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। हम बात कर रहे हैं सामान्य तौर पे, क्योंकि दिल्ली को मैं बहुत ज्यादा केंद्रित नहीं करना चाह रहा हूँ इस समय। मैं दिल्ली का एक उदाहरण मैंने खुद दिया था। दुरुस्त बात है, चलो मैं टॉपिक बदलता हूँ। लेकिन हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, मेयर जी सुन लीजिए मेरी बात, हम हरियाणा कर रहे हैं। हम क्यों ऐसी स्थिति में, हम गंभीर चर्चा करना चाहते हैं और गंभीर चीजें पसंद करते हैं, तो हरियाणा की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम समाधान चाहते हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें एक टीवी डिबेट्स जैसी होती है कि हमें बस चीची में करनी है। हम चाहते हैं कि अच्छी चर्चा हो, हेल्दी चर्चा हो। इसलिए हम वो सब्जेक्ट लेके आते हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए। यदि आप इसी बार की बात करें, रिजल्ट में चौथे नंबर पे है दिल्ली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं ठीक है, चौथे नंबर पे है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहां पर इस बार जो रिजल्ट, हरियाणा पे बात की जाए, हरियाणा पे बात की जाए। हम हरियाणा पे बात करते हैं। अब हरियाणा पे मैंने काफी टीचर से, काफी हेड जो प्रिंसिपल वगैरह, उनसे इंटरेक्शन किया है पिछले 2-3 महीनों में। तो वहां ये बात उभर के आई है कि जो APR होती है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है टीचर्स की, वो चाहे किसी की कैसी हो, उसको टाइम पे पूरा वेतन, उसको टाइम पे पूरी तरक्की, सब कुछ मिल जाता है। और क्योंकि कितना बढ़िया टीचर हो, उसको भी तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं मिलता है। मैं ये कहना चाह रहा था, इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन की बात कैसे होती है। आप उस टीचर को अवार्ड दीजिए जो टीचर अच्छा करते हैं, आप उस टीचर को बारे में एंट्री कीजिए। प्रमोशन में नंबर ऑफ ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए, जिसका रिजल्ट कैसा आता है उसके हिसाब से। तो जब तक आप इन बातों में फर्क नहीं डालेंगे, अच्छे टीचर और खराब टीचर में, तो खराब टीचर कैसे इंप्रूव होगा? उसको ट्रेनिंग दीजिए, जो खराब, जिसको पढ़ाना नहीं आता। तो पहली बात तो जैसे हमारे ओंकार जी ने बोला, बड़ा अच्छा बोला कि जब टीचर ही नहीं है तो फिर वो ट्रेनिंग किसको दोगे? पहली बात तो टीचर ही नहीं है यहाँ पर। तो बाकी जगहों पे मैं दोबारा से फिर दिल्ली नहीं जाना चाहता, पर मैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक तो चिराग को बंद करवा दीजिए, एक टेबलेट को बंद करवा दीजिए, ये दोनों बंद होने चाहिए। और जो बच्चे हैं, मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैं अपने स्कूल में जहां पर मैंने 10वीं की थी, पिछले 10-12 साल से, 13 साल से मैं वहां फर्स्ट सेकंड थर्ड जो +2 में आते हैं और 10वीं में आते हैं, उनको पुरस्कार देता हूं, मॉनेटरी भी और सर्टिफिकेट भी। वो मेरा अपना एक व्यक्तिगत मामला है। लेकिन ऐसे ही सरकार क्यों नहीं दे सकती फर्स्ट सेकंड थर्ड को, जिससे बाकी बच्चे भी कोशिश करें। और मैं ये कहता हूँ, उस स्कूल में 100% रिजल्ट है आज +2 का। आप चेक कर लीजिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गगसीना, डिस्ट्रिक्ट करनाल, आप चेक कर लीजिए, उसमें 100% रिजल्ट है, एक बच्चा फेल नहीं है और कोई भी फर्स्ट डिवीजन से नीचे नहीं है। उसका कारण यही है, हम हर साल वहां एक फंक्शन करते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, प्राइज देते हैं, मॉनेटरी प्राइज भी देते हैं, और उनको ये कहते हैं, टीचर्स को भी प्रोत्साहित करते हैं, और उनको ये कहते हैं कि अगली बार सभी बच्चों को जिसके भी 80% से ऊपर आएंगे, कुछ ना कुछ प्राइज दिया जाएगा। तो बच्चे जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो ये जो इंसेंटिव है, ये सरकार, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बजट ही देख लीजिए, इनका बजट ही सारा एजुकेशन पे 8% है। अब दिल्ली की क्या बात करते हैं, दिल्ली में तो एजुकेशन में 25% बजट है।
अब उसे क्लियर पता लग जाता है आप चाहते क्या हैं, आप लोगों को शिक्षित चाहते हैं। अगेन मैं कहूंगा, ओमकार जी ने कहा था कि भाई आप ये इस तरह की बात जो है कि कोई सवाल ही ना पूछे, ऐसी शिक्षा नीति करो कि अनपढ़ ही रह जाएं सारे। तो ये है, जानबूझकर ये किया जा रहा है, ये इनकी शरारत है मैं ये कहूंगा इस सरकार की। और ये इस सरकार को या तो ये सरकार अपनी नीतियां बदल ले, या फिर लोगों को मैं अपील करता हूं कि वो सरकार को बदल ले। धन्यवाद। चलिए मैं इस पे जो है ओंकार जी के पास जाऊंगा। ओंकार जी, जिस तरह से बताया मेहर सिंह जी ने, और जिस तरीके से है वो दिल्ली का उदाहरण भी देते हैं। हालांकि देखिए, चूंकि मैं भी मानता हूं बहुत सारी अच्छी हुई हैं, बहुत सारी कमियां भी हैं और होती हैं। जब हम काम करते हैं तो कुछ अच्छा होता है, कुछ कमियां भी होती हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाता है। इसमें कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कि इसको लेके कोई वो होना चाहिए। ठीक है, कई बार कई चीजें होती हैं। तो उस स्थिति में जब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगातार गिर रहा है। यदि ऐसा होता कि हाँ ठीक है, एक बार जिगजैग हो रहा होता तो भी हम कहते। तो जब ये डाउन जाता है, ये मेरे आंकड़े तो है नहीं, ये सरकार के आंकड़े हैं, जो रिजल्ट जारी हुआ है उसके आंकड़े हैं। तो सब जब ये होता है तो क्यों नहीं हरियाणा को चिंता करनी चाहिए? और हरियाणा के बीइंग विपक्षी दल, आप लोगों की जिम्मेदारी क्या बनती है? जी अजय जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखिए, पहली बात तो आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बच्चों से संबंधित है, और जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं। और दूसरी बात, आपने कहा कि हमारी विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए, नीति निर्धारण और नीति लागू करना ये सत्ता पक्ष का काम है। विपक्ष तो ये कह सकता है कि आपकी ये नीति गलत है, आपकी ये नीति सही है। और मैं एक ऐसा व्यक्ति जो सही को सही कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा। चाहे हमारी सरकार गलत करेगी तो उसको भी गलत कहूंगा। आप देखिए, इस मामले में, एजुकेशन के मामले में सरकार बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। मैं तो ये कहूंगा, बच्चों को प्रयोगशाला की वस्तु ना बनाए सरकार। इन्होंने चिराग योजना लागू करी, आप कीजिए, आपका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन उस योजना के अच्छे और बुरे परिणाम भी तो सोचिए। आपने आरटीई ले आए, वो भी एक अच्छी बात है, चलो ले आए, लेकिन 14 वर्ष तक आरटीई लागू है। जो 14 वर्ष से ऊपर का, ये तो पूछिए इनसे कि वो एजुकेशन कहां से लेगा, पहली बात। और दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा में जो निजी स्कूलों की एसोसिएशन है, उन्होंने एक फैसला ले लिया। आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल को फोन कीजिए, अभी फोन ऑनलाइन पे लीजिए कि निजी स्कूल का किसी प्रिंसिपल को फोन कीजिए। उन्होंने एक फैसला लिया है कि हम हरियाणा के निजी स्कूलों में चिराग योजना में और आरटीई में बच्चे तब तक एडमिशन नहीं कराएंगे जब तक हमारा पिछला भुगतान नहीं देगी सरकार। आप देखिए, इस मामले में मैं कहीं ना कहीं निजी स्कूल वालों के साथ भी खड़ा हूं। वैसे मैं निजी स्कूल की प्रमोशन नहीं करता, लेकिन उनके साथ इसलिए खड़ा हूं, अगर सरकार ने कहा कि 5वीं तक के 500 रुपए देंगे, 8वीं तक के 800 देंगे, 12वीं तक के 1100 देंगे, भाई उनका राइट है। निजी स्कूल वालों का राइट है, उनको पैसे मिलने चाहिए। जिससे आप वायदा करके काम करा रहे हैं उसका पैसा तो देंगे ही देंगे। हाँ, पैसा दें। आज निजी स्कूलों का 500 करोड़ रुपए मेरे ख्याल या इससे अधिक सरकार के प्रति दे है, सरकार क्यों नहीं देती? और अब निजी स्कूलों ने जब एक प्लान ले लिया, एक आपस में बैठ के फैसला ले लिया कि हम ना तो चिराग योजना में एडमिशन देंगे, ना आरटीई में एडमिशन देंगे, तो 134 पहली सरकार बंद कर चुकी है। देखिए क्या स्थिति है गरीब बच्चों की। ना तो 134 में एडमिशन होगी क्योंकि वो खत्म हो गया, आरटीई और चिराग में स्कूल नहीं एडमिशन देंगे। और इससे भी बड़ी बात देखिए, अब मैं निजी स्कूलों के खिलाफ बात करने जा रहा हूं। आप, सरकार ने पहले एक निकाला था कोरोना काल में निर्णय कि निजी स्कूलों से अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल में आना चाहता है तो उसको निजी स्कूल से टीसी लेने की जरूरत नहीं। एक अच्छा निर्णय था, लेकिन उस निर्णय को साथ के साथ सरकार ने यू टर्न भी ले लिया ना, निजी स्कूलों से टीसी लेके आएगा। अब जब टीसी लेने के लिए बच्चा जाता है, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं, मैं यहाँ बच्चों के साथ जाता हूँ स्कूलों में, जब टीसी लेने जाता है तो निजी स्कूल वाले क्या कहते हैं, जो एनुअल फंड सरकार ने कोरोना काल में माफ कर दिया था हजारों बच्चों का, वो फंड आज भी उनके खाते में खड़ा है। निजी स्कूल वाले कहते हैं टीसी तब देंगे, पहले फंड जमा कराओ। दूसरा, निजी स्कूल वाले कहते हैं ये मई का महीना शुरू हो गया, 30 अप्रैल तक आपने टीसी ले ली तो अप्रैल की फीस देनी पड़ेगी। अगर आप 1 मई को टीसी लेने जाओगे
तो मई के पूरे महीने की भी फीस देनी पड़ेगी। ये नीतियां हैं सरकार की। चलिए, तो सरकार को मतलब चाहिए सरकार की नीतियों को। नीतियां कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत पैदा कर रही। मैं ढींगरा साहब आपके पास आऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। एक बात पूरी कर लेने दीजिए अजय जी, एक कंक्लूड कर लेने दीजिए। देखिए, हम चाहते हैं बच्चे पढ़ें और सरकारी स्कूल की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे सरकारी स्कूल को अट्रैक्ट हो, पेरेंट्स अट्रैक्ट हो। दूसरी बात, देखिए एनसीईआरटी की किताब अगर 12 रुपए की है तो उसी पैटर्न पे निजी पब्लिशर्स की किताब 250 रुपए की है। क्यों नहीं एनसीईआरटी की किताबें स्वाभाविक सी बात है, कंपलसरी कुछ करते? समस्याएं हैं, चूंकि अब समय की सीमा है, इसलिए मुझे भी सबसे थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा। केवल जी, आप भी जल्दी से अपनी बात कहें कि जिस तरह की स्थितियां हैं और इन सब स्थितियों में आपके यहाँ जिस तरह से एक अच्छा प्रयास हुआ था, वो प्रयास क्यों नहीं आ रहा है? हम आप सब सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं ज्यादातर लोग एक समय में, और बहुत अच्छे स्कूल होते थे, बहुत अच्छी शिक्षाएं होती थी। बिल्डिंग हो सकता है ना उतनी अच्छी हो, लेकिन शिक्षा बहुत अच्छी होती थी। और आज क्या वजह हो गई कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा बर्बाद हो गई? क्यों ये स्थिति हो रही? और सरकारी ही नहीं, अब तो प्राइवेट स्कूलों का भी रिजल्ट हरियाणा का जो आया वो बहुत बुरा है। तो ऐसी स्थिति में किसकी शिक्षा कहें अच्छी, किसकी खराब? जी केवल। अजय जी, ये बिल्कुल आपने बहुत सही वाजिब बात करी है और यही हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे टाइम पे हम जो शिक्षक होते हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके सिस्टम के ऊपर जोर लगाते थे कि उन टीचर्स की भर्ती प्रॉपर हो और टीचर जो है उस रेशो के अकॉर्डिंगली बच्चों को पढ़ा सके। आज जो है जब रेशो ही नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अब दूसरी बात ये भी है, हरियाणा बोर्ड जो हमारा हरियाणा का बना हुआ है भिवानी बोर्ड, आप ये देखिए कि उसके एक पैरेलल में इस सरकार ने सीबीएसई बोर्ड ले आए। इनको हरियाणा बोर्ड पे भी विश्वास नहीं है कि एक हमारा हरियाणा का जो बोर्ड है आप उसमें भी विश्वास नहीं कर रहे। आपने करीबन 1000 स्कूल जो है वो आप सीबीएसई स्कूल लेके आ गए, और सीबीएसई स्कूल जब लेके आए तो उसकी एफिलिएशन सीबीएसई से हो गई। तो आप हरियाणा के अंदर सीबीएसई को बढ़ावा देने लग गए, सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन को, हरियाणा बोर्ड को आपने दरकिनार। मुझे लगता है केवल जी के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। जब वो आएंगे मैं उनसे उनकी बात पूरी करा लूंगा। तब तक मैं एसपी भाटिया साहब के पास जाता हूं। भाटिया साहब, आपने एजुकेशन पे बहुत काम किया। मेरा ये मानना है कि मैं यूपी से आता हूं और यूपी में सरकारी स्कूलों की दशा सभी को जानता है कि बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन शिक्षा इतनी अच्छी होती थी कि मैं खुद हालांकि एक पुलिस अफसर का बेटा हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं देखा कि मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूं और मैं जानता हूं कि जिस तरह की स्थितियां रही हैं बहुत अच्छी होती थी। मतलब सरकारी स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। आज जब ये देख रहा हूं कि सरकारी स्कूलों की ये दशा है, और सरकारी के साथ साथ जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड के प्राइवेट स्कूल हैं उनकी भी दशा खराब हो रही, वजह क्या है? क्यों आखिर ये हो रहा है? और जो एक बड़ा सवाल उठाया ढींगरा साहब ने कि हर राज्य अपने शिक्षा बोर्ड को ही बेहतर बनाता है, उसी में ही चीजें करता है, यहां पर वो नहीं होता। इसका मैं उदाहरण देता हूं छत्तीसगढ़, इसका उदाहरण देता हूं मैं राजस्थान। उन दोनों ने अपने ही बोर्ड के तहत इंग्लिश के अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे मॉडल स्कूल बनाए, वो अपने आप में नजीर है। तो क्यों नहीं हरियाणा में ये चीज होती है? जी जी, देखिए, अभी पिछले काफी लंबे समय से 10 साल होने को आ गए हैं, इस सरकार के अंदर टीचरों की कामियां जो है वो ही पूरी नहीं की गई हैं, नंबर 1। और जो व्यवस्था जिस तरह से की जानी चाहिए थे, अभी तक की ये योजनाएं पिछले 10 साल से नई एजुकेशन पॉलिसी बनाने का जो है योजना ही बनाई जा रही। अभी भी ये कहा गया शिक्षा मंत्री की तरफ से कि नई जो शिक्षा नीति है वो 2030 तक पूरी तरह से लागू की जाएगी, यानी कि वो प्राथमिक शिक्षा से ही ई शिक्षा आता हूं केवल जी, देने का बात जो है खत्म करके फिर आप ही के पास आता शुरू किया जाएगा। जी। अजय भाई, मैं भी आपकी तरह एक पुलिस अधिकारी का बच्चा हूं और मैं खुद पुलिस लाइन के अंदर, जो अंबाला का पुलिस लाइन था, वहां पर हमारा एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था जिसमें मैं पढ़ा हूं। और उसके बाद फिर मैंने पंजाब में भी शिक्षा, क्योंकि
उनकी ट्रांसफर कभी इधर कभी उधर होती रही। तो मैंने तो कई जगह पढ़ाई की, चंडीगढ़ में भी पढ़ा, अंबाला में भी पढ़ा, पंजाब में भी पढ़ा। तो मैंने सरकारी स्कूलों की वो हालत भी देखी है और उस समय के टीचर भी देखे हैं। लेकिन आज जो देख रहा हूं हरियाणा में, ये बहुत बदतर, बहुत चिंतनीय है। सरकार को इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से विचार करना होगा। और विपक्ष को, जिनके अभी कहते हैं कि भी जैसे एक आशा की जा रही है कि कांग्रेस के आने की बड़ी उम्मीद बढ़ गई है, तो अगर कांग्रेस सरकार आएगी, अगर मान लो अगर आती है, तो हरियाणा सरकार को भी अपनी उन पुरानी नीतियों को फिर से अमली जामा पहनाना होगा और नई रणनीतियों के ऊपर काम करना होगा। यहाँ पर अच्छे शिक्षक चाहिए, स्थायी होने चाहिए। यहाँ मैं देखता हूं कि आए 3 महीने बाद, 4 महीने बाद शिक्षक को ट्रांसफर कर दिया जाता है, कभी किसी की सिफारिश आ जाती। अभी एक तरफ तो कहा जाता है बिना पर्ची खर्ची के काम हो रहा है। भाई, तो ये चोर दरवाजे से फिर ट्रांसफर क्यों हो जाती है? क्या सिफारिशों से होती है या सिफारशी भर्ती किए भाटिया जाते हैं? साहब, चूंकि अरे समय की बच्चों को तो आगे बढ़ना चाहिए। भाटिया साहब जी समय की सीमा है, जी मैं जी। सीमा से ज्यादा हो चुका हूं। ढींगरा कोई बात साहब की नहीं। चूंकि बात कर गई थी, ढींगरा साहब जल्दी से आप कहें, फिर मैं खत्म करूं। जी जी, मैं ये सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा था कि जो हरियाणा बोर्ड को विश्वास नहीं कर रही सरकार, उसको फौरी तौर पे सीबीएसई बोर्ड को खत्म करके हरियाणा बोर्ड को बढ़ावा देना चाहिए। हरियाणा बोर्ड के स्कूल होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो किताबें हैं, जो हमारा इतिहास है, हमारा जो हरियाणा का सिस्टम है, वो हरियाणा बोर्ड के साथ चलता है। अगर हम सेंट्रल बोर्ड की ले लेंगे तो सेंट्रल बोर्ड तो कर्नाटक की अगर आप बुक्स निकाले तो उसके ऊपर देखिए आपकी किस तरह से संघ ने जो है उसके सारे माध्यम ही चेंज कर दिए, हमारी हिस्ट्री चेंज कर दी है। तो ये जो हिस्ट्री चेंज हो रही है, ये सारी चीजों को खत्म करके हरियाणा बोर्ड को लागू करना चाहिए था। इस सरकार ने सारा जो सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। ये चलिए, हमारी सरकार है कि हम इसको बिल्कुल ठीक जी करने का काम करेंगे। जी चलिए, जैसा सभी लोगों ने कहा, मेयर सिंह ने बताया कि जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा पे काम किया गया है वो काम होना चाहिए। जिस तरीके से INLD की सरकार के समय का बताया कि ओंकार जी ने, कि किस तरीके से वो एक बेहतर शिक्षा, जमीनी शिक्षा की बात करते हैं। जिस तरीके से केवल ढींगरा साहब ने कहा कि हमारे समय में शिक्षा की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, और हमारी सरकार आएगी तो हम कैसे उसे सुधारेंगे। और जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार जो है SP सिंह साहब ने कहा, भाटिया साहब ने, कि जिस तरह से शिक्षा थी, वो शिक्षा कैसे सुधरे, इस पर सभी को सोचना चाहिए। यह राजनीति से परे होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का विषय है, हरियाणा के भविष्य का विषय है। तो हरियाणा के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, शिक्षा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, यही सभी का आग्रह है। इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ बात समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दे के साथ, नई चर्चा पे। जय हिंद।